जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडवांस पेडागोजी का जो सीरीज है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इससे पहले हम आपको एक वीडियो एडवांस पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर को लेकर के बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है एडवांस पेडागोजी का, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करते हैं और उसके साथ उसका फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग या आप यह कह सकते हैं कि पेडागोजी पर आपका पकड़ बनेगा। आप इस क्वेश्चन को सुनिएगा और समझिएगा और आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं या कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं। इस चीज़ को समझने की एक अवधारणा आप में विकसित होगा पेडागोजी को पकड़ने का। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होना चाहिए। तो हमको तो सबसे पहले समझना है कि भाई ये निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है। अगर इसको हम लोग बोले निर्देशात्मक उद्देश्य की जहाँ पर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये निर्देशात्मक उद्देश्य जो होते हैं, ये बेसिकली ब्लूम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ब्लूम महोदय ने सबसे पहले अगर बात करें कि तो ब्लूम आप लोग पढ़े होंगे, हमने क्लास में भी पढ़ाया था ब्लूम के बारे में। तो ब्लूम के बारे में हम एक चीज़ आपको बताए होंगे, आपको शायद याद होगा। उसमें हमने ये बात आपको कहा हुआ था कि भाई ब्लूम महोदय जो थे वो अपने शैक्षिक क्षेत्र को 3 डोमेन में बांटे हुए थे। ठीक है, और वो हमारा जो डोमेन था वो ज्ञानात्मक क्षेत्र था, भावात्मक था, मनोचालक था, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन कहते थे, अफेक्टिव डोमेन बोलते थे, साइकोमोटर डोमेन बोलते थे। ठीक है, तो बेसिकली जो शैक्षिक क्षेत्र था तो उसको हम लोग शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य का भी वर्गीकरण कह सकते हैं। मतलब वो जो 3 क्षेत्र आपके सामने जो हम बांटे हुए थे, एक था कॉग्निटिव और दूसरा था हमारा अफेक्टिव और तीसरा था हमारा साइकोमोटर। ठीक है, तो ये शैक्षिक डोमेन था ये हमारा, तो उसको हम लोग शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य का भी वर्गीकरण हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का भी वर्गीकरण कह सकते हैं, CAP कैप, मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर की बात। तो बेसिकली निर्देशात्मक उद्देश्य का ही वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में किया गया है, और वो हमारा है कौन सा? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो बेसिकली इसमें हमको क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आखिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जब हमारे सामने आए तो उसको पहचानने के लिए अगर किसी बच्चा के बारे में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है तो उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे। तो सबसे पहले उसके स्पेसिफिक चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, मतलब विशिष्ट चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या स्पेशल है, या जो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, जो नॉलेज से संबंधित ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, उस पर हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद कुछ उसको हम लोग मापने योग्य बातों पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, मेजरेबल की बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि अगर किसी विद्यार्थी के या अपने एजुकेशनल डोमेन को जब हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर में, तो ये तीनों क्षेत्र के अंतर्गत में कहीं ना कहीं हमको मेजरमेंट भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं हमको स्पेसिफिक अप्रोच भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं हमको कुछ चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं। तो इन सारे चीज़ों पर हमको ध्यान देना है, किसके लिए? तो निर्देशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, मतलब कि इसका तीनों उत्तर सही है। तो अर्थात उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। ठीक है, गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में कौन सा सही है। तो सबसे पहला क्या कहता है कि शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि देखिए शिक्षक आश्रित चर नहीं होता है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, कल भी हम आपको बताए थे। और एक छात्र जो होता है वो आश्रित चर होता है। इसमें पूछ रहा है हमसे कि कौन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, ये तो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है।
यहाँ पर फिर ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र एक आश्रित चर है। ये तो बात बिल्कुल सही है। ये कल के क्लास में भी हमने इस बात को चर्चा किया था कि भाई शिक्षक जो होता है एक स्वतंत्र चर होता है और छात्र जो होता है वो आश्रित चर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमको सही लग रहा है। लेकिन सीटेट के एग्जाम में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। पेडागोजी का एक नियम होता है कि हर एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद में तब उसका जवाब आपको अपने निष्कर्ष पे पहुंचना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है। दोनों जो है नहीं, ये जो है हमारा मध्यवर्ती चर नहीं होता है। दोनों शिक्षक और छात्र दोनों मध्यवर्ती चर नहीं होता है। एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। मध्यवर्ती चर तो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठचर्या होता है, कोर्स ऑफ स्टडी होता है, करिकुलम होता है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। मतलब सही कौन सा हो गया? गतिशील वातावरण में संदर्भ में सही कौन सा है? तो सही ये है कि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र एक आश्रित चर है। इसको याद रखिएगा, शिक्षक स्वतंत्र चर की भूमिका निभाता है और छात्र आश्रित चर की भूमिका निभाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित शिक्षण स्तर में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? ठीक है। निम्नलिखित में शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा और पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? तो इसमें सबसे पहले समझिए कि आखिर वो लेवल कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताए थे कि मेमोरी लेवल, जिसको हम लोग स्मृति स्तर कहते हैं, ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है। और ये हो गया हमारा चिंतनशील स्तर। तो हमको ये समझना है कि 3 स्तर में जो इसको बांटा गया है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील। स्मृति स्तर में क्या होगा कि केवल बच्चा याद करने पर उसको जोड़ दिया जाता है। मेमोरी लेवल उसको इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें बच्चा केवल और केवल क्या करता है, याद करने की क्षमता को डेवलप करता है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बोले शिक्षा का जो प्रारंभिक स्तर होता है या टीचिंग का जो प्रारंभिक स्टेज होता है वो हमारा स्मृति स्तर ही होता है। ठीक है। स्मृति स्तर इसलिए होता है क्योंकि स्मृति स्तर से ही चीज़ों को हम शुरुआत करते हैं। किसी चीज़ को पढ़ाना हो, लिखाना हो, बताना हो तो सबसे पहले हम लोग मेमोरी लेवल पर ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको कह रहा है कि खुला एवं स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये हमारा खुला और स्वतंत्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम जितना चीज़ों को हम इसको देंगे कि हाँ ठीक है बेटा इसको याद करना है, तो इसमें खुला और स्वतंत्र कहाँ हुआ? ये तो हम जितना कहें उतना किया, है ना। तो वो हो गया हमारा स्मृति स्तर। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? बोध स्तर। इसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर बात करें तो इसके मुख्य प्रस्तावक जो थे वो मॉरिसन महोदय थे। याद रखिएगा, इसके जो मुख्य प्रस्तावक थे वो मॉरिसन महोदय थे और स्मृति स्तर के जो प्रस्तावक थे वो हर्बर्ट महोदय थे। इसको भी याद रखिएगा, ये जो थे ये हर्बर्ट महोदय थे। ये हर्बर्ट का था और ये मॉरिसन का था। ठीक है। और दूसरा तो ये होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें हम चीज़ों को समझाते हैं। अगर किसी भी अवधारणा या किसी भी कंसेप्ट हमको बात करना हो तो सबसे पहले बच्चा का हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता है। ये पहला स्तर होता है। स्मृति स्तर जो होता है ये फर्स्ट लेवल होता है, ये हमारा सेकेंड लेवल होता है, ये जो होता है हमारा फर्स्ट लेवल और ये होता है हमारा सेकेंड लेवल। इसके प्रस्तावक थे हर्बर्ट महोदय और इसके प्रस्तावक थे मॉरिसन महोदय। ठीक है। और तीसरा जो हमारा होता है वो चिंतनशील स्तर होता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल बेसिकली क्या होता है कि इस दोनों पर बेस होता है, मतलब स्मृति स्तर पर और बोध स्तर पर। स्मृति मतलब याद करने वाला, बोध मतलब समझने वाला, और इसी दोनों का बेस बना करके आपको चिंतनशील स्तर आप में शामिल होता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल के नाम से जानते हैं। तो चिंतनशील स्तर का मतलब ये हुआ कि बच्चा पहले से याद किया हुआ है चीज़ों को और उसके बारे में चीज़ों के बारे में वो समझ भी रहा है। ठीक है। और चिंतनशील स्तर में क्या होता है कि याद किया हुआ चीज़ और समझा हुआ चीज़ को कुछ एक दूसरे से जोड़ करके समझाने का, सिखाने का, बताने का वो प्रयास करेगा, तब वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल के अंतर्गत में आएगा। तो इसमें जिसमें बच्चा चिंतन करेगा तो निश्चित रूप से वह स्वतंत्र और खुला होगा।
क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव लेवल में चल रहा है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी बाधा नहीं रहेगा, ऑलरेडी बच्चा उस चीज़ को रट लिया है, ऑलरेडी समझ लिया है, तो इसमें वो क्या करेगा, चीज़ों के बारे में सोचने समझने और जोड़ने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि खुला और स्वतंत्र चर जो होता है वो हमारा चिंतनशील स्तर होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 2-3 बातें आपको इसमें याद रखनी है। स्मृति स्तर के प्रस्तावक हर्बर्ट महोदय और बोध स्तर के प्रस्तावक जो थे मॉरिसन महोदय, और ये रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब चिंतनशील स्तर के जो प्रस्तावक हैं वो है हंट महोदय। तो इन तीनों बातों को आप याद रखिएगा। ये हो गया याद करने से संबंधित, ये हो गया समझने से संबंधित, और ये जो हो गया हमारा मतलब कि चीज़ों को जोड़ करके या विचार करके तर्क शक्ति करके समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा चिंतनशील स्तर हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है करिकुलम। पाठ्यक्रम को हम लोग बोलते हैं करिकुलम। करिकुलम शब्द का क्या अर्थ है इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। ठीक है, एक शैक्षिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश है या शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना, शोध प्रबंधन या शिक्षण के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो बेसिकली करिकुलम का मतलब क्या होता है, करिकुलम शब्द का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया और इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। करिकुलम का अर्थ ही होता है कि शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। देखिए करिकुलम जो है क्यूरेरे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, और दौड़ का मैदान का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मान लीजिए कि आपका लक्ष्य ये है, तो इसको पाने के लिए आप यहाँ से चलना क्या किए हैं, प्रारंभ किए हैं। ठीक है, यहाँ से चलना आप प्रारंभ किए हैं और यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो पहुंचना है मतलब आपके पास में करिकुलम अगर नहीं रहे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पर जो हमको पहुँचना है वो किस रास्ते से होकर के पहुँचना है। वो रास्ता आपको पता होना चाहिए। और ये जो पाठ्यक्रम होता है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया कि शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना इससे संबंधित होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो गया वो ऑप्शन नंबर 2 हो गया कि पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ जो होता है वो शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अनुभवों का आयोजन करना होता है। ठीक है, और ये पाठ्यक्रम में हम 2 तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें अनुभव की भी बात क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें हम एक तरफ को करिकुलम एक्टिविटी रखते हैं, पाठ्यक्रम क्रियाएं, ठीक है ना, और एक तरफ हम लोग को करिकुलम एक्टिविटी को रखते हैं जिसको हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं, जैसे खेल कूद हो गया, डांसिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह वगैरह, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब के सब हमारा किसके अंतर्गत में आ जाता है, को करिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत में आ जाता है। तो बेसिकली पाठ्यक्रम में हम लोग दोनों को शामिल रखते हैं और ये शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कराया जाता है। मतलब कोई भी आपका अगर टारगेट है उस टारगेट को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो गया वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का मतलब हो गया कॉग्निटिव की बात हो रहा है, यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रहा है। अभी हमने बताया कि बीएस ब्लूम मतलब बेंजामिन ब्लूम ने
1956 में अपने एजुकेशनल डोमेन्स को 3 क्षेत्रों में बांटा था। सबसे पहला था कॉग्निटिव, दूसरा था अफेक्टिव और तीसरा था हमारा साइकोमोटर। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब होगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव का मतलब हो गया भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और साइकोमोटर का मतलब हो गया क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है और इसको जो है ये आपको ऐसे याद रखना है, CAP कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव से जो जुड़े हुए थे वो ब्लूम जुड़े हुए थे और अफेक्टिव से जो जुड़ी हुई थी वो अनीता और साइकोमोटर से जुड़े हुए थे डेविस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमसे कॉग्निटिव की ही बात किया गया है। कॉग्निटिव के बारे में पूछा गया है कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के वर्गीकरण का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अभी दिखाई दे दिया कॉग्निटिव किसके द्वारा, तो ब्लूम के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाए, बेंजामिन एस ब्लूम, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। पहले से, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था जिसको बेंजामिन ब्लूम ने प्रस्तावक थे उनके, तो कॉग्निटिव जो है डोमेन में कितना स्टेप्स में इसको बांटा गया, तो 6 स्टेप्स में बांटा गया था। सबसे पहला जो स्टेप था उसको हम लोग बोले थे ज्ञान, दूसरा था उसको बोले थे बोध, तीसरा को बोले थे अनुप्रयोग, चौथा को बोले थे विश्लेषण, पांचवा को बोले थे संश्लेषण और छठा को बोले थे मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट रूप से अब सबका अलग अलग स्तर था कि भाई ज्ञान का मतलब क्या होता है, बोध का मतलब क्या, अनुप्रयोग का मतलब क्या, विश्लेषण का मतलब क्या, संश्लेषण का मतलब क्या, मूल्यांकन का मतलब क्या। तो बेसिकली ज्ञान का मतलब ये होता है कि सूचनाओं के बारे में सीधा, सामग्री के बारे में सीधा जानकारी देना ज्ञान कहलाता था। ठीक है, अगर हम उस अवधारणा के बारे में बच्चों को समझा दे रहे हैं, अंडरस्टैंड करा दे रहे हैं, तब वो हमारा बोध या समझ कहलाता था। और तीसरा स्टेप था हमारे सामने कौन सा, तो तीसरा स्टेप था हमारे सामने अनुप्रयोग। मतलब जब भी उस कंसेप्ट के बारे में जब बच्चा खुद से उसको उपयोग करने लगता है या खुद से प्रयोग करने लगता है, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, या एप्लीकेशन या प्रयोग के अंतर्गत में आ जाएगा। तो बेसिकली हमसे पूछा यही गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग। अब जैसे ही उपयोग या प्रयोग की बात हो गई तो समझ लीजिएगा कि संज्ञानात्मक के तीसरा स्टेप के अंतर्गत में ये बात हो रही है, क्योंकि पहला स्टेप है हमारा ज्ञान, ठीक है, और दूसरा स्टेप है हमारा बोध जिसको हम लोग बोले थे अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा है हमारा अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि ज्ञान का मतलब सूचना का सिर्फ जानकारी देना ज्ञान कहलाया, और जब उस अवधारणा के बारे में बच्चा समझने लगे तब वो बोध कहलाया, और जब उसका प्रयोग करने लगेगा तब वो क्या होगा, अनुप्रयोग हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का अब यहाँ पर तो हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग प्रयोग की बात की गई है, उसको कौन प्रतिबिंबित करता है, तो अनुप्रयोग करता है। इसीलिए डेट्स वाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन की बात हो गई। ठीक है, तो देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप ब्लूम्स के थ्योरी को अच्छे तरह से पढ़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। हम अपने बैच में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ाया भी है, आप लोगों को बताया भी है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आखिर क्या होता है, और ब्लूम्स का बहुत डिटेल अध्ययन हम आप लोगों को कराए हुए हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि ब्लूम के थ्योरी को नहीं भी पढ़े हैं तो ये सीरीज चलाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि क्वेश्चन के साथ साथ में हम कुछ कंसेप्ट को आपको बताते चलेंगे। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में हम आपको बहुत सारा कंसेप्ट बताएं कि शैक्षिक क्षेत्र को कितने डोमेन में बांटा गया था, तो 3 डोमेन में CAP कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव को कितने स्टेप्स में बांटा गया था, तो 6 स्टेप्स में, ज्ञान, बोध, उसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जिसमें ये जो क्वेश्चन की बात हो रही थी उपयोग वाला या प्रयोग वाला बात हो रहा था, ये हमारे अनुप्रयोग का ही बात हो रहा था, प्रयोग का ही बात हो रहा था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमको बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
अगर मान लीजिए कि हम आपको पढ़ाएं और आपको इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं लगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए आपका फीडबैक का हमें इंतज़ार है, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर अभी हम आपको बताए हैं। देखिए संज्ञानात्मक का कितने स्टेप से बांटा गया था, 6 स्टेप से। पहला था ज्ञान, दूसरा था बोध, तीसरा था अनुप्रयोग, चौथा था विश्लेषण, पांचवा था संश्लेषण और छठा क्या था, मूल्यांकन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे हमसे पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक उच्चतम स्तर, तो उच्चतम स्तर पर तो हमारा मूल्यांकन ही था, मूल्यांकन जिसको हम लोग बोले थे इवैल्यूएशन, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का सही उत्तर मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, एक बार कॉपी कलम लेकर के आप लोग बैठिएगा। पहला, इस पर हम लिख नहीं सकते हैं लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला है, फर्स्ट है हमारा ज्ञान, और दूसरा है हमारा बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया कि सबसे उच्चतम स्तर, तो सबसे उच्चतम स्तर छठा स्तर पर कौन था, मूल्यांकन। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, ठीक है, सत्तावादी स्तर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा आसान हो गया। कल ही हम इसके बारे में चर्चा किए थे कि ये सत्तावादी स्तर क्या होता है, प्रजातांत्रिक स्तर क्या होता है, राजतांत्रिक क्या होता है। तो देखिए एक बार फिर से हम आपको कहानी बता रहे हैं कि पहले के ज़माने में जो शिक्षा पद्धति हुआ करता था वो शिक्षक केंद्रित हुआ करता था, जिसको हम लोग टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से जानते थे, TCE। लेकिन अब जो शिक्षा पद्धति है वो हमारा है बाल केंद्रित, जिसको हम लोग बोलते हैं CCE, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो होता था वो द्विध्रुवीय होता था, जिसमें एक तरफ हमारा शिक्षक रहता था टीचर और दूसरा तरफ हमारा बालक रहता था, मतलब चाइल्ड। लेकिन अब जो शिक्षा पद्धति है हमारे पास वो त्रिध्रुवीय है। तो पहला ध्रुव पर तो टीचर अभी भी है और दूसरा ध्रुव पर कौन आ गया है, तो चाइल्ड, और तीसरा ध्रुव पर हमारा पाठ्यक्रम आ गया है, जिसको हम लोग करिकुलम के नाम से जानते हैं। तो ये जो शिक्षा पद्धति था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ये सत्तावादी शिक्षा पद्धति था। क्यों कहा गया सत्तावादी, क्योंकि इसमें जो टीचर कहता था वही बालक को करना पड़ता था। लेकिन अब कंडीशन बदल गया है, अब जो टीचर कहेगा वही बालक को करना कोई ज़रूरी नहीं है, बालक के मन के अनुसार भी आपको काम करना है। मतलब कि अगर बालक को जिस विषय में रुचि नहीं है या जिस काम में उसको रुचि नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे तो आप ही को बात को मान करके वो आगे काम करेगा। हो सकता है कि आपके बातों को काट भी सकता है, या ये भी कह सकता है, रिक्वेस्ट भी आपसे कर सकता है कि सर हमको इसमें मन नहीं लग रहा है, कृपया दूसरा विषय पढ़ाएं या दूसरा वे में पढ़ाएं, तो आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन उस समय जो पद्धति था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, उसमें आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था बालक। मतलब जो टीचर कह दिए कि हाँ तुमको ये करना है तो करना है, ठीक है ना। अगर टीचर कह दिए कि तुमको जो है महाभारत का अध्याय 1 पढ़ना है तो पढ़ना है, तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे हमको उससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसको सत्तावादी कहा गया। लेकिन अभी जो ये है CC, जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहें, तो ये हमारा प्रजातांत्रिक है, ठीक है। इसको हम लोग लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग राजतांत्रिक या सत्तावादी शिक्षा पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से शिक्षक केंद्रित, जिसको हम अभी समझा रहे हैं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए पेडागोजी को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा, लेकिन अगर पेडागोजी को जब भी रटने का प्रयास कीजिएगा तो आपको बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम समझ गए कि व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड व्हाट इज़ टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, तो डेफिनेटली हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर इसको हम नहीं समझते कि व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड व्हाट इज़ टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, तो हमको इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट, अवधारणा को ध्यान में रखना। अवधारणा अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आपको समस्या नहीं होगी।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है। इतना ही आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को करेंगे लेकिन बहुत बेहतर समझेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हाँ क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करा देना है, 500 क्वेश्चन करा देना है, 1000 क्वेश्चन करा देना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। बेसिकली इस सेशन को करने के पीछे उद्देश्य मेरा ये है कि हम आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को कितना बेहतर बना सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं। जैसे देखिए हम आज के क्वेश्चन डिस्कशन में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर थोड़ा सा बात कर लिए। हम आपको ये उसके साथ साथ में हम आपको देखिए जैसे आज के सेशन में हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए। जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग जान गए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कितने लेवल में बटा हुआ था। उसके बाद हम आपको शिक्षण के विभिन्न स्तर के बारे में जान गए। जैसे हमारा कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, स्मृति स्तर और बोध स्तर, चिंतन स्तर, इन सभी के बारे में जान गए, ठीक है। उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के स्टेप्स के बारे में भी जान गए, चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में जान गए, टीचर सेंटर्ड के बारे में जान गए। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन में जो भी तथ्य आएगा उसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। और मेरा उद्देश्य इस सेशन को करने के पीछे यही है कि आपका अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके, ताकि आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पकड़ सकें। क्योंकि सीटेट एक ऐसा परीक्षा या कोई भी टीचिंग एग्जाम से आप रट कर जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आप चीज़ों के बारे में समझ जाते हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और उससे हमको पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, कितना आप सराह रहे हैं वीडियो को, ये हमको पता चलता है। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।